हिंदी साहित्य का आधुनिक काल नाटक एवं रंगमंच के अति लघुत्रात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ पूरी कर रहे हैं। इससे पहले इस विषय पर 2 वीडियो बन चुके हैं और उनको मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है, वापसी एकांकी का कथ्य का आधार क्या है। वापसी एकांकी जो है, इसका जो कथ्य है इसका आधार क्या है, मतलब इसका मुख्य आधार किस आधार पर ये एकांकी लिखा गया है। तो राष्ट्र प्रेम और हृदय परिवर्तित, यानी कि जब असगर नाम का व्यक्ति जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है और जब विभाजन होता है उस समय वो पाकिस्तान चला जाता है, परंतु जब वो वापस अपनी धरती पर, अपनी मातृभूमि पर आता है, भारत देश में वापस जब वो आता है तो उसका हृदय पूरी तरह से बदल जाता है। जब वो अपनी धरती को देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, उसको बचपन की हर एक बात याद आती है कि वो किस प्रकार से यहाँ खेला करता था। उसके पिता, उसकी माता, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, इसके अलावा उस गाँव के रहने वाले उससे कितना परिचित थे कि किसी भी प्रकार से वो यहाँ पर अजनबी नहीं था। तो इस प्रकार जब उन सब बातों को वो याद करता है तो राष्ट्रभक्ति उसके हृदय में जागृत होती है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और जिस उद्देश्य से वो आया था उस उद्देश्य को वो वहीं छोड़ देता है और अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति, अपने राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति वो एकनिष्ठता अनुभव करता है। तो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना ही इसका मूल आधार है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा रचित एकांकी है ये। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, उमा, राम स्वरूप जो कि उमा के पिता हैं, प्रेमा जो कि उमा की माँ हैं, शंकर जो लड़का उमा को देखने के लिए आता है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता और रतन राम स्वरूप का नौकर, यानी कि उमा के घर में जो नौकर है उसका नाम है रतन। स्ट्राइक एकांकी में किन विसंगतियों का चित्रण किया गया है। देखिए, आधुनिक भावबोध पर लिखी गई ये स्ट्राइक एकांकी, पहले तो आपको इसके जो एकांकीकार हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए कि जो स्ट्राइक एकांकी है इसके एकांकीकार का क्या नाम है। स्ट्राइक एकांकी के एकांकीकार का नाम क्या है, भुवनेश्वर मिश्र। क्या नाम है, भुवनेश्वर मिश्र। तो इस एकांकी के अंदर क्या बताया गया है कि वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग के अंदर जो आपसी रिश्ते हैं, परिवार के जो बहुत ही घनिष्ठ जो रिश्ते हैं, उनके अंदर एक दिखावा और एक ऊपरी जो एक आडंबर है वो हमें परिलक्षित होता है। मुख्य रूप से इसमें बात की गई है पति पत्नी के रिश्ते की, तो उसके अंदर किस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वो साथ में तो हैं, लेकिन जो उनका मन है वो बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर एक दूसरे से अलगाव की स्थिति पैदा करता है, परंतु उसके उपरांत भी मात्र इसलिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा को उनको बनाए रखना है, इसलिए वो साथ हैं। तो आधुनिक परिस्थितियों के अंदर जो रिश्ते हैं उनकी बदलती हुई दशा को इस स्ट्राइक एकांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। कर्फ्यू एकांकी के रचयिता कौन है। कर्फ्यू एकांकी के रचयिता कौन है, मोहन राकेश। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। तो धर्मवीर भारती का जो प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग, और अंधा युग क्या है, गीत नाट्य है। ठीक है, अंधा युग गीत नाट्य है और धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। वह तो मैं ही हूँ लेकिन कुछ और भी हूँ, मेरा नाम असगर है, कथन किस एकांकी से लिया गया है। देखिए, ये किस से लिया गया है। आपको अगर आपने एकांकी पढ़ी है कक्षा में तो आपको याद होगा कि असगर नाम का वो व्यक्ति होता है और वापसी उसकी होती है अपने वतन पे। तो वापसी एकांकी से ही लिया गया है और वापसी एकांकी के एकांकीकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, हमीदुल्लाह की एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वाले में, वह तो मैं ही हूँ लेकिन कुछ और भी हूँ, मेरा नाम असगर है। तो ये कथन असगर के द्वारा कहा
जाता है जब चौधरी और इंस्पेक्टर उसको पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी जासूस मानकर। तो इस प्रकार से ये किस एकांकी का कथन है, वापसी एकांकी, और किसके द्वारा कहा गया है, असगर के द्वारा। हमीदुल्लाह की कौन सी एकांकी पाठ्यक्रम में शामिल है? हमीदुल्लाह के अंदर ये जो हमीदुल्लाह की एकांकी की बात यहाँ इसलिए कही गई है क्योंकि आपकी जो पुस्तक है एकांकी सौरभ, उस एकांकी सौरभ के संपादक हमीदुल्लाह है और हमीदुल्लाह की एकांकी इसमें हरित गंधा है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ह हमीदुल्लाह और ह से हरित गंधा। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो भारतेंदु द्वारा रचित किन्हीं 2 पत्रिकाओं की यहाँ हमसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली है कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है। दूसरी पत्रिका है बाला बोधिनी, ये भी भारतेंदु द्वारा रचित है। तो कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी, इन दोनों को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। भारतेंदु के समकालीन लेखकों में किन्हीं 2 के नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, भारतेंदु युग के समकालीन लेखकों में किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो भारतेंदु काल के जो नाटककार है उसमें लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमनी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं जीपी श्रीवास्तव। तो इसमें से आपको 2 के नाम याद रखने 2 के नाम लिखने हैं, परंतु याद आपको सभी के नाम करने हैं क्योंकि भारतेंदु युग महत्वपूर्ण युग है। और इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रचनाकार है, नाटककार है, वो महत्वपूर्ण नाटककार है। अगला है यहाँ पर, सब पर दूना टिकस लगाते, इस कथन का क्या आशय है? सब पर दूना टिकस लगाने से क्या आशय है? देखिए ये जो है ये अंधेर नगरी जो प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उससे लिया गया है। और इसमें ये कथन किसके द्वारा कहा जाता है? चूरन वाले के द्वारा। चूरन वाला क्या कहता है कि सारा हिंद हजम कर जाते। तो यहाँ पर मूल रूप से जो बात कही गई है, क्योंकि ये अंग्रेजी जो शासन था उस समय अंधेर नगरी रचा गया था, और उस समय जो ये बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी जो शासक हैं वह क्या करते, सब पर दुगना टिकस मतलब दुगना कर लगाते हैं और पूरा भारत को वो हजम कर रहे हैं। तो इसका आशय क्या है कि हमसे क्या कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत करवा रहे हैं और कर भी लगा रहे हैं, इतना कर लगा रहे हैं कि जिसको सामान्य किसान और भारत के सामान्य जनता उसका भुगतान नहीं कर पा रही है। और पूरे हिंद को यानी कि पूरे भारत को वो हजम कर रहे हैं, उसको खोखला कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो। तो उस तरह का मंतव्य यहाँ व्यक्त किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रहसन अंधेर नगरी से ये लिया गया है।